हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई एनसीईआरटी के अपने इस लेक्चर सीरीज में आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग क्लास 9th पे हैं, अभी थोड़ा स्लोली चल रहे हैं। शुरुआत में जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, इस कार्यक्रम को जब हम प्रारंभ करेंगे तो शुरुआत की कुछ क्लासेस थोड़ी स्लो करेंगे और धीरे धीरे जब जैसे जैसे हमारी एक विषय से, जिसको हम कहते हैं परिचय, जब हमारी विषय से एक साम्यता बढ़ती जाएगी तो हम अपनी गति को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो हम जो हैं कक्षा 9 के दूसरे चैप्टर पर चल रहे हैं, संसाधन के रूप में लोग। आज हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें, इनफैक्ट खत्म कर देंगे। सिंपल सी चीजें हैं इस चैप्टर में, उनको हम आज समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। पिछले चैप्टर में 3 दिन लगे थे, ये वाले 2 दिन में हो जाएगा। तो धीरे धीरे गति हम पकड़ लेंगे, आप इस बात को रियलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए तो भाई जल्दी से अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और शुरू करते हुए जहां तक हमने पिछली बार किया था उसके आगे चलेंगे हम। हाँ, ये सब हम कर चुके थे शायद, नहीं ये नहीं किया था हमने, क्षमा कीजिएगा। मैंने शुरुआत वही वाला पेज लगा के रखा था, लेकिन एकाएक ये पेज जो है थोड़ा परिवर्तित हो गया। हाँ, यहां से हमें करना है। तो भाई ये जो है हमने पिछली बार जो है इसके बारे में पढ़ लिया था कि भाई मानव जो है, हमने क्या क्या समझा था कि मानव जो है किस प्रकार से वो एक पूंजी होता है और एक संसाधन भी बन सकता है। अगर आप उसमें निवेश करें, उसकी शिक्षा में, उसके स्वास्थ्य में अगर आप प्रॉपरली निवेश करें, तब वो एक संसाधन के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। ये बात हमने पढ़ ली थी। इसके लिए हमने समझा था 3 चीजें खास तौर पे थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ठीक है, तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स जो होते हैं वो बहुत एक एकेडमिक किताबों की तरह नहीं लिखे जाते। यहां वहां बातें बड़ी फैला फैला के लिखी जाती है, क्योंकि स्कूल के बच्चों के लिए है। इस बात को भी याद रखिएगा। एनसीईआरटी जो है आपके जैसे परिपक्व ऑडियंस के लिए नहीं है। आप में से काफी लोग जो है 18, 20, 22 साल से ज्यादा के होंगे, लेकिन एनसीईआरटी जो होती है वो 9th क्लास की एनसीईआरटी यार एक 13, 14 साल के बच्चे के लिए लिखी गई है। तो थोड़ा सा आप जब उसको पढ़ें तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको कई बार बहुत सिंपलिस्टिक, बहुत सरल लगेगी ये, लेकिन ये भी याद रखिए कि ये 14 साल के बच्चे के लिए लिखी गई है, आपके लिए नहीं लिखी गई। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो जापान के एग्जाम्पल पे हमने लास्ट टाइम खत्म किया था। हाँ भाई, तो अब जो है जैसे देखिए थोड़ा सा इसमें एक लीनियरनेस की कमी है, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर की कमी है। आप देख सकते हैं टाइटल दिया है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, लेकिन बात करी है 3 क्षेत्रकों की। खैर कोई बात नहीं, तो ये बात करता है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलापों की, और इसके अंतर्गत ये पहले चर्चा करता है अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रकों की, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन वगैरह। द्वितीय क्षेत्र क्या है? विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। तृतीय क्षेत्र क्या है बेटा? व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन इत्यादि। ठीक है, तो अब ये क्या है, इस फर्क को जल्दी से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एकदम मेन हार्डकोर इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जाम के लिए, तब आपको ये तो बताया ही जाएगा। तो एक बार इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। कौन सा लेक्चर है आज? लेक्चर 5 है ना? लेक्चर 5 है मेरे ख्याल से आज। हाँ, लेक्चर 5 ही होगा आज। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसका क्या मतलब है, और इसके जो 3 स्तर का जो वर्गीकरण है वो क्या है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक ये जो है ये क्या है? तो इसमें 3 तरह के अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक परिभाषित किए गए हैं। पहला है प्राथमिक, जिसको हम प्राइमरी कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा है द्वितीयक, जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं। और तीसरा जो है वो है तृतीयक, जिसको हम टर्शरी कहते हैं। ठीक है जी, ये 3 क्षेत्रक जो हैं ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होते हैं। अब इसके लिए कि कौन सा क्या क्षेत्रक है, बड़ा इस पे कॉम्प्लिकेटेड सवाल इस बार यूपीएससी में आया था। बड़े मैंने देखा कि अच्छे अच्छे एस्पिरेंट जो 2 बार मेंस दे चुके हैं, वो लोग भी गलत करके उसको आ गए। समझेंगे एक बार, प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, परिभाषा क्या है। परिभाषा से ज्यादा इसको पहचानेंगे कैसे, इस बात को समझने की जरूरत है। प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है?
प्राथमिक क्षेत्रक वो होता है भाई जहां आप प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, जहां आप सीधे सीधे उसका दोहन करके कुछ उत्पाद बना रहे हो, तब यह कहलाता है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राइमरी सेक्टर क्या है? जो आपको प्रकृति ने आपको जो संसाधन दिया, आप बस उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? प्राथमिक क्या है? प्रकृति का दोहन करके उत्पादन। क्या हो रहा है ऐसे? जहां पर आप प्रकृति का दोहन करके उत्पादन करें कि भाई प्रकृति ने आपको ये संसाधन दिए हैं तो आप उसका प्रयोग करके उससे उत्पादन कर रहे हैं। जैसे क्लासिक एग्जांपल इसका क्या है? कृषि। कृषि में क्या है कि भाई प्रकृति ने आपको जमीन दी है, प्रकृति में आप जो है जमीन के अंदर आप फसल बो रहे हैं और उस फसल से आप उत्पादन क्रिएट कर रहे हैं, आप चीजें बना रहे हैं। यह हो गया आपका प्राथमिक। या फिर पशुपालन, भाई जानवर है, डेयरी फार्मिंग, भाई आपने गाय भैंस पाल ली, अब वो गाय भैंस तो प्रकृति में है, आपने थोड़ा ना बनाई है, वो गाय भैंस तो प्रकृति में है, आप उनका प्रयोग करके आप दूध इत्यादि निकाल कर जो भी करना है आप उसका करके बेच रहे हो। तो ये क्या है? आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हो, उसके जरिए आपने एक आर्थिक गतिविधि करी है। या फिर माइनिंग, खनन, भाई जमीन के नीचे जो है आपके खनिज हैं, बहुत सारे लोहा है या कोयला है या जो भी है, आप खोद के उसको निकाल रहे हो, उसका आप यूज कर रहे हो। तो यहां पर भी आप क्या कर रहे हो? एक प्राकृतिक संसाधन है, उसका आप सीधा सीधा दोहन करने का प्रयास कर रहे हो। यह बात क्लियर हो गई? तो यह होता है। तो जहां पर भी आपको थंब रूल क्या याद रखना है कि जहां पर भी आप सीधा सीधा प्रकृति का दोहन करके कोई संसाधन बना रहे हो, किसी संसाधन का निर्माण कर रहे हो, वहां पर आपको कहा जाता है वही जो प्रकृति ने आपको जो उत्पाद दिया वही बेच रहे हो। याद रखिएगा, प्रकृति ने आपको जो बना के दिया वही बेच रहे हो। भाई आपको खेती में फसल निकली, आप फसल ही बेच रहे हो। अगर गाय ने आपको दूध दिया तो आप वो दूध ही बेच रहे हो। ठीक है, तो आपने खनिज से जो आपको लोहा निकला वो लोहा ही बेच रहे हो। यह आपका कहलाता है प्राथमिक क्षेत्रक या प्राइमरी सेक्टर। ठीक है जी। द्वितीयक क्या होता है? ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, मैं आपको अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में खाली बस एग्जांपल देके छोड़ दिया गया है, लेकिन खाली एग्जांपल देने का क्या मतलब है यार? या तो बताओ क्या होता है द्वितीयक? क्या होता है द्वितीयक? को हम बोलते हैं आमतौर पे जो भी आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, विनिर्माण, यहां पर क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से या किसी अन्य तरीके से बने, प्राथमिक या अन्य द्वितीयक तरीके से बने उत्पाद पर आप प्रक्रिया कर रहे हैं। ऐसे बने उत्पाद पर आप अलग अलग तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं। जैसे भाई आपने मान लीजिए खेती से आपको गेहूं मिला, अब आपने क्या किया? उस गेहूं का आपने ब्रेड बनाया, तो उस ब्रेड को बनाने की जो फैक्ट्री है बेटा, ये आएगी द्वितीयक सेक्टर में। बात समझ में आई कि नहीं आई? गेहूं उगाना यह निश्चित तौर पे प्राथमिक सेक्टर था। उस गेहूं का ब्रेड बना देना और उसको बेचना, यह गेहूं का ब्रेड बनाना जो है यह आपका कहलाता है द्वितीयक सेक्टर। यहां पर भी आप उत्पाद क्रिएट कर रहे हो। और याद रखिए द्वितीयक और तृतीयक में फर्क के लिए काम आएगा, इसलिए याद रखिएगा द्वितीयक क्षेत्र के उत्पाद जो होते हैं वो टैंजिबल होते हैं। टैंजिबल मतलब जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो। जैसे मेरे पास ये एक नोटबुक है, इस नोटबुक को मैं हाथ में पकड़ सकता हूं कि नहीं पकड़ सकता? ये एक नोटबुक है, ये एक पेन है, ये मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक ऐसा, अब ये किसी इंडस्ट्री में, ये मैंने तो बैठ के बनाई नहीं नोटबुक, ये कौन सी कंपनी की है? क्लासमेट की है, मैंने तो बनाई नहीं। तो भाई क्लासमेट नाम की कोई कंपनी है, उन्होंने इसको बैठ के बनाया होगा। कहां बनती है भाई? ये चेन्नई में बनती है अपेरेंटली। तो चेन्नई में किसी ने इसको कागज काटे होंगे, इसमें ये स्पाइरल लगाया होगा, जो भी किया होगा ये सब किया गया होगा। तो ये इसको मैं हाथ में पकड़ सकता हूं, ये होता है द्वितीयक। तृतीयक सेक्टर क्या है बेटा? तृतीयक सेक्टर को हम कहते हैं सेवा क्षेत्र, यानी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसका उत्पाद जो है वो अमूर्त है, उसको आप हाथ में पकड़ नहीं सकते, यह कहलाता है आपका टर्शरी सेक्टर। इसका क्लासिक एग्जांपल हूं मैं जो अभी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं कुछ तो उत्पादन कर रहा हूं, मैं खाली तो नहीं बैठा, मैं कुछ तो आर्थिक प्रक्रिया कर रहा हूं। यह एक आर्थिक प्रक्रिया है। मैं एक किसी काम में लिप्त हूं, इस काम से आपको लाभ हो रहा है, इस काम से
आप किसी ना किसी प्रकार से हम लोग पैसा क्रिएट कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये एक आर्थिक गतिविधि है। ये बात क्लियर है ना? तो भाई ये आर्थिक गतिविधि जो है, इस आर्थिक गतिविधि का उत्पादन जो है ये अमूर्त है। अब जो मैंने आपको शिक्षा दी, आप उसको ऐसे हाथ में पकड़ थोड़े ना सकते हो यार। ये शिक्षा है, ये तो मिल गई आपको, आपके दिमाग में चली गई, आप सीख गए, एक स्किल है, आप सीख गए। उसको आप ऐसे थोड़ा ना पकड़ सकते हो, ये देखो ये रही मेरी शिक्षा, ये मेरे को अतुल सर की क्लास से मिली, ऐसे थोड़ा ना आप उसको समझ सकते हो। तो भाई आप समझ रहे हो कि नहीं? तो ये शिक्षा जो है ये एक सर्विस है। बात ये क्लियर हो गया? अब जैसे पर्यटन है, आप भाई घूमने के लिए कहीं पहाड़ी से आप शिमला गए घूमने के लिए, अब पर्यटन भी एक आर्थिक गतिविधि है। आप गए, आप वहां पे घूमे फिरे, आपने एंजॉय किया, जगह देखी, आपका मन खुश हुआ, आप वापस आ गए, आपने पैसा खर्च किया वहां जाने में, तो आर्थिक गतिविधि तो हुई। लेकिन क्या कुछ आप मतलब कुछ चीज लेके आए क्या? मतलब वो पर्यटन आप हाथ में पकड़ सकते हो क्या? नहीं भाई, पर्यटन तो अनुभव है, एक्सपीरियंस है। आप गए, आप घूम के आए, बात सही है कि नहीं? आप कोई पिक्चर देख के आए, सिनेमा देख के आए, आप मनोरंजन करके आए आप अपना, तो मनोरंजन को थोड़ा ना आप हाथ में पकड़ सकते हो, हाँ भाई मैं तो बड़ी अच्छी फिल्म देख के आया, ये देखो ये रही पिक्चर। अरे नहीं यार, आप मतलब एंजॉय करके आए, आपका मन बहल गया, खुश हो गए आप क्रिकेट मैच देखने चले गए। क्या था वो? आपने क्रिकेट मैच देखा जाके, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया श्रीलंका का, तो भाई आपने मैच देखा, आपको खुशी मिली। तो ये सब क्या है? ये सारी चीजें जो हैं बेटा, ये आपकी अमूर्त उत्पाद होती हैं। इसमें अक्सर, और ये बहुत हाईटेक होता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं। भाई अभी जो ये है, ये लेक्चर आप तक कैसे पहुंच रहा है? इंटरनेट के माध्यम से पहुंच रहा है। इंटरनेट को आप हाथ में पकड़ सकते होगा कि ये इंटरनेट है, अमूर्त उत्पाद है। बात समझ रहे हो कि नहीं? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये सारा सिस्टम सब कुछ किसी ना किसी, ये आपका स्क्रीन, ये किसी सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। स्क्रीन को मैं पकड़ सकता हूं, ये हार्डवेयर को, लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है, जिसके कारण मैं इस पर इस एक स्टाइलस से लिख पा रहा हूं। कुछ नहीं है, कोई पेन थोड़ा ना, ये बस एक मार्कर है, ये बस सीधा सीधा एक प्लास्टिक का एक स्टिक है, मैं अपनी उंगली से भी लिख सकता हूं उस पर, आप ये देखिए। बात समझ रहे हैं? तो ये एक क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। ये तो पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर है कि मेरी उंगली से थोड़ा ना इंक निकल रही है कोई, तो एक सॉफ्टवेयर है जो इसको पकड़ रहा है। ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर डला हुआ है, इस सॉफ्टवेयर को मैं हाथ में पकड़ तो सकता नहीं। बात समझ में आ गई? तो ये अमूर्त उत्पाद जो होते हैं, ये जनरली हाईटेक उत्पादन जितना भी होता है, सारा का सारा इसी कैटेगरी में आता है। तो बेटा इस साल प्रीलिम्स में एक जो सवाल आया था 2024 की ही प्री में, देखिए इतने बेसिक सवाल पूछते हैं, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा गया था मिनरल एक्सप्लोरेशन, खनिजों की खोज, ये क्या है? ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, क्या है? मतलब ऐसे 3-4 विकल्प थे, उनमें से एक था मिनरल एक्सप्लोरेशन, जिसको लेके विद्यार्थी बड़े चिंतित रहे कि भाई ये क्या होगा। बहुत लोग इसे प्राइमरी मार के आ गए, प्राथमिक मार के आ गए, क्योंकि खनिज है भाई, खनिज शब्द आ गया तो लोगों को लगा प्राथमिक है। लेकिन बेटा खनिजों की खोज तो बड़ा टेक्निकल चीज है ना। वो कैसे होता है? सैटेलाइट से आप नीचे की तस्वीरें खींचते हो, और खोज से आप उत्पाद थोड़ा ना कर रहे हो। खोज तो क्या होगी? खनिजों की खोज तो एक रिपोर्ट है ना, कि भाई रिपोर्ट बनी कि भाई उड़ीसा में इस जिले में खनिज हैं, ये रिपोर्ट बनी आपको, तो ये कोई टेंजिबल उत्पाद थोड़ा ना है। तो खनिजों की खोज जो है वो आपका तृतीयक में आ जाएगा, वो आपका प्राथमिक में नहीं होगा। ये सवाल यूपीएससी ने 2024 में पूछा है, और मैं बार बार कह रहा हूं, मतलब कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो टच में हैं। एक इंस्टाग्राम पर भी एक अकाउंट है एक एस्पिरेंट का जो बड़ा मशहूर है, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। वो व्यक्ति जो है वो चयनित है, वो पिछले बार आईआरएस अफसर बन चुका है। उस व्यक्ति ने यह सवाल गलत किया है, जो पिछली बार आईआरएस बन चुका है, अब वो आईएएस बनने के लिए फिर एग्जाम दे रहा था, 4था-5वां अटेम्प्ट है उसका कुछ। उस आदमी ने, बड़ा फेमस अकाउंट है उसका इंस्टाग्राम पर, वो और उसकी पत्नी दोनों मिलकर चलाते हैं। तो भाई उस व्यक्ति ने यह सवाल गलत किया है जो आईआरएस ऑफिसर बन चुका है। तो कई बार क्या होता है, इकोनॉमिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है, एकदम लॉजिकल है, तो लॉजिक से ही काम करना है, कंफ्यूजन को ज्यादा आने नहीं देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले ये तो आपको बताना भूल ही गया मैं आज, तो भाई हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है, याद रखिएगा भाई, आप में से ज्यादातर लोग, मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोग 2025 में तो एग्जाम नहीं दे रहे होंगे। अगर आप अगस्त में बैठकर अभी एनसीईआरटी देख रहे हैं, तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपका परीक्षा का ईयर जो होगा वो 2026 या 2027 होगा। तो अगर आपको किसी बैच से जुड़ना है तो ये बैच आपके लिए है, लॉन्ग टर्म बैच। एजे लाइव कोड लगा के 15 अगस्त तक हमारी सेल चल रही है। आप इस बैच से 30,000 में जुड़ सकते हो, याद रखिएगा 30,000 रुपए इसकी फीस हो गई है 15 अगस्त तक केवल। तो बेटा ये अपने आप में बड़ा यूनिक बैच है। इसमें क्या करेंगे, पहले हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक जानकारी देंगे। पहले साल आपका जो बेस है, फंडामेंटल्स है, उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि गति से
बैच की गति से आपको कोई दिक्कत ना हो। और फिर दूसरे वर्ष हम क्या करेंगे, आपको पूरा हार्डकोर यूपीएससी की तैयारी कराएंगे। 2026-27 दोनों अटेम्प्ट्स की आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो आपको हम दिल्ली भी बुलाएंगे, आपको अपने साथ रखेंगे भी। ये सुविधाएं आपको दोनों साल मिलेंगी अगर आप दोनों बार क्वालिफाई करते हो। हालांकि हम तो चाहेंगे कि आप पहली बार में क्वालिफाई करके सेलेक्ट हो जाओ, लेकिन तब भी आपको आवश्यकता है तो आपको दूसरी बार भी ये मिलेगी। तो इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए, एजे लाइव कोड लगाकर। इससे बढ़िया बैच आपको नहीं मिलेगा अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ। और अगर आप 2025 में ही देने वाले हैं तो प्रतिज्ञा 2.0 है ही है, आप जानते ही हो। वही सेम चीजें हैं, फीस रिफंड का भी इसमें ऑफर है कि अगर आपका प्री हो जाता है तो आपको फीस भी रिफंड कर देंगे और साथ के साथ आपको दिल्ली भी बुलाएंगे। अभी ये मिल जाएगा आपको 23,999 में, केवल 15 तारीख तक। ये वाला बैच 19 तारीख को शुरू है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपनी एनसीईआरटी किताब पर वापस चलते हैं। कहां गई भाई हमारी किताब, ये रही। तो ये हमारे को पता चल गया, तो ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, इससे ये चीजें बढ़ती हैं। तो भाई अब इसमें क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं दो तरह की होती हैं, एक बाजार क्रियाएं और एक गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं क्या होती हैं, जो भाई आपकी जो है वो जो जिसको आप बेचते हो, ठीक है ना। बाजार क्रिया क्या होती है कि भाई वो सारी चीजें हैं, अब इसको यहां पे लिख लेते हैं, रुकिए। आर्थिक प्रक्रिया जो होती है वो दो तरह की होती है, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। आर्थिक बाजार क्रियाएं वो हैं जिनको बेचकर आप धनार्जन करते हो, आप जिनको बेचते हो और आप धनार्जन करते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यार मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एकदम बेसिक अपना ही एग्जांपल लेता हूं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और ये पढ़ाने के स्टडी आईक्यू मुझे पैसे देता है, एकदम क्लियर है। ये तो मेरे ख्याल से आप में से किसी को ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं फ्री में पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऑब्वियसली मैं ये पढ़ाने के पैसे लेता हूं, मेरे पास एक स्किल है, मेरे को पढ़ाना आता है, मेरे को विषय आता है, तो उसके लिए स्टडी आईक्यू मेरे को पैसे देता है, इसलिए मैं पढ़ाता हूं। अगर स्टडी आईक्यू मेरे को पैसे देना बंद कर दे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एकदम क्लियर है कि नहीं है। तो भाई मैं जो हूं आपको पढ़ा रहा हूं, और ये क्या है, तो ये पढ़ाना क्या हो गया, ये एक बाजार क्रिया हो गई कि नहीं हो गई, कि भाई मैं अपने स्किल को, मेरा उत्पाद क्या है, ज्ञान, इस ज्ञान को बेचकर मैं पैसे कमाना चाहता हूं। अगर मुझे पैसे मिलने बंद हो जाएंगे तो मैं बेचना बंद कर दूंगा, एकदम क्लियर है। वहीं दूसरी ओर मान लीजिए मेरा अपना बच्चा है और उस बच्चे का एग्जाम आ रहा है। अब उस बच्चे को मैं रात को बैठ के पढ़ा रहा हूं, ऐसा होता है, माँ बाप पढ़ाते हैं, मेरे पिताजी मेरे को पढ़ाते थे हमेशा। मतलब जितनी साइंस मैंने सीखी है बचपन में 10वीं क्लास तक, सारी मेरे पिताजी ने सिखाई है मेरे को। तो मैं बहुत छोटे शहरों में रहता था, वहां पे स्कूल तो अच्छे होते नहीं थे, टीचर्स को ज्यादा आता नहीं था। तो भाई हमारे पिताजी इंजीनियर थे, तो उनको बहुत साइंस आती थी, उन्होंने हमको 10वीं तक बहुत साइंस पढ़ाई है। तो हमारे पिताजी ने हमसे कभी पैसे लिए क्या भाई? अगर मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं क्लास तक साइंस पढ़ाई तो उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट किया क्या कि हाँ यार ये मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो इसके तो मेरे को 500 रुपए घंटा मिलेंगे? उन्होंने कभी ऐसा सोचा क्या? नहीं यार, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, अपने बच्चे को तो आप पढ़ाते हो ना, ठीक है, तो आप पढ़ा रहे हो, बात खत्म हो गई। उसको चाहिए तो आप पढ़ा रहे हो, उसके लिए। तो ये क्या है, ये गैर बाजार क्रिया हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, खाना मिलता है, उसका पैसा देना पड़ता है, फ्री में तो नहीं मिलता। वहां का जो शेफ है, वो जो खाना बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि उसको बनाने के पैसे मिलते हैं। पैसे नहीं दोगे, शेफ बिल्कुल खाना नहीं बनाएगा। आपके घर पे अगर आपकी माताजी खाना बनाती हैं तो क्या वो आपसे कभी खाना बनाने के पैसे मांगती हैं क्या? कि चलो भैया आज हमने मटर पनीर बनाया है तो इसके 50 रुपए लगेंगे, रोटी के 5 रुपए प्रति रोटी लगेगी, कभी ऐसा मांगती हैं क्या वो आपसे कि भाई ये तो क्यों ऐसा क्यों है? मतलब लॉजिक तो समझ ही गए ना आप। तो ये क्या है, ये गैर बाजार क्रियाएं हैं। तो बाजार क्रियाएं जो हैं वो वस्तु को बेचकर धनार्जन के लिए होती हैं। गैर बाजार क्रियाएं जो हैं वो स्व उपभोग, और स्व उपभोग में क्या आता है, परिवार भी आता है। स्व में परिवार भी आता है, या तो आप स्वयं या आप अपने परिवार के लिए ये चीजें करते हो, तो इनको हम गैर बाजार क्रियाएं कहते हैं। तो बेटा यहां पर आपकी एनसीईआरटी बुक ये कहती है कि हमारे समाज में, और ये केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में क्या देखा गया है कि महिलाओं और पुरुषों में एक इस प्रकार का फर्क कर दिया गया है कि ये जो बाजार क्रियाएं हैं ये आमतौर पर पुरुषों के लिए ज्यादा कर दी गई हैं, कि पुरुष जो काम करता है वो बाजार क्रियाएं करता है, और गैर बाजार क्रियाएं जो हैं ये महिलाओं को दे दी गई हैं। कि घर परिवार का देखभाल करना, बच्चों को पालना पोसना, बड़ा करना,
ये सारी चीजें जो हैं ये महिलाओं को दे दी गई हैं, जबकि बाजार क्रियाएं जो हैं वो पुरुषों के हवाले कर दी गई हैं। तो ये तो मतलब आप सब समझ गए होंगे, मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं है भाई? आप अपने घर में 50 एग्जाम्पल देख सकते हो, आपको मिल जाएगा कि महिलाएं आमतौर पे सारा दिन सुबह से शाम तक, जो गृहिणियां भी होती हैं, जो कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में है, तो भाई गृहिणियां भी जो होती हैं वो फ्री तो होती नहीं, सारा दिन सुबह से शाम तक काम करती हैं, तो उनको उसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता। तो घरेलू काम जो होता है वो आपका गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत आता है। और ये एक चर्चा बहुत समय से चल रही है कि यार ये गैर बाजार क्रिया हम इसे जो मानते हैं, अगर हम इसको भी बाजार क्रिया मानना शुरू कर दें तो वास्तविकता में देखा जाए तो महिलाओं का भी उत्पादन अच्छा खासा है। अभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में महिलाओं का उत्पादन ज्यादा है नहीं, क्योंकि उनके काम पर प्राइस टैग अटैच भी नहीं है ना। महिला जो है सारा दिन घर की देखभाल कर रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है, तो आप उस पर कोई प्राइस टैग डालते ही नहीं। लेकिन अगर प्राइस टैग लगा दिया जाए तो शायद महिलाओं का भी उत्पादन जो है वो अच्छा खासा माना जा सकता है। इसमें कोई डाउट, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह बात क्लियर है भाई? ये बात क्लियर है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो ये आपका बाजार और गैर बाजार क्रिया है, इतनी सी बात है बस। इसको एनसीईआरटी ने जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण है, तो भाई इसके कारण जो है, अब इसने आगे विलास के एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों के, कि एक बच्चा है तो भाई ऐसा किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इससे फर्क क्या पड़ता है कि चूंकि पुरुषों के लिए यह माना गया है कि उन्हें बाजार क्रियाएं करनी है, ठीक है, तो उन्हें चूंकि बाजार क्रियाएं करनी हैं तो उनकी शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, यह सब एक साइकिल है, एक चक्र है कि जिस व्यक्ति को बाजार क्रिया करनी है आप उसकी शिक्षा दीक्षा पे ज्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि बाजार क्रिया में शिक्षा काउंट होती है। भाई अगर किसी पुरुष को आके पढ़ाना है, वो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ा सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो जो व्यक्ति बाजार क्रिया करेगा उसकी शिक्षा दीक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो चूंकि पुरुष जो है वो बाजार क्रिया करता है, इसलिए पुरुषों के पोषण, आप देखेंगे हम कहते हैं ना हर जगह परिवारों में, तो परिवारों के अंदर बड़ा भेदभाव होता है, ये हम अक्सर देखते हैं। तो उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि बाजार क्रियाओं के कारण पुरुषों की शिक्षा, उनके पोषण, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और महिलाओं के पर जो है वो कम ध्यान दिया जाता है। मतलब मैं हमेशा क्लासिक एग्जांपल देता हूं इस बात का कि यार देखो, कई लोग कहते हैं सर ऐसा तो नहीं है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो भाई, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, लेकिन अगर परिवार में आर्थिक तंगी आ जाए, कोई आर्थिक संकट आ जाए, एक लड़का है और एक लड़की है, कोई एक ही पढ़ सकता है, तो आपको क्या लगता है भारत के ज्यादातर परिवार किसको पढ़ाएंगे, लड़के को या लड़की को? मतलब मेरे ख्याल से शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जो ये कहे कि हम लड़के की पढ़ाई छुड़वा देंगे, लड़की को पढ़ाएंगे। शायद ही कोई परिवार ऐसा हो भारत में जो ये कह दे। बात सही है कि नहीं है? उसका कारण क्या है कि हमने ये विचार बना रखा है, अपने बचपन से हमने हमेशा ये सुना है कि अरे लड़कों को तो बाहर नौकरी करनी है, लड़की का तो क्या है, वो तो कुछ भी पढ़ ले। ये हम लोगों ने सुना है, हमने अपने आसपास परिवेश में, अपने समाज में हम लोगों ने ये बात हमेशा सुनी है। तो क्या है, क्योंकि बाजार क्रियाएं पुरुषों के लिए कर दी गई, तो इसीलिए शिक्षा पर, पोषण पर ध्यान भी जो है वो पुरुषों की ज्यादा दिया गया, महिलाओं पर ज्यादा ध्यान कभी दिया ही नहीं गया कि उन्हें तो ऐसा कुछ करना नहीं है। तो इस परिस्थिति को ये क्या होता है, तो ये केवल एक आर्थिक भेदभाव नहीं है बेटा, ये एक स्वास्थ्य का भेदभाव हो गया, ये एक शिक्षा का भेदभाव हो गया। तो इस पूरे को भरना बहुत जरूरी है, इस पूरे भेदभाव को पाटना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखिए इसको बोलते हैं रीजनिंग, ये जो मैं आपके साथ अभी कर रहा हूं इसको बोलते हैं तर्क बनाना, आर्ग्यूमेंट करना। अब हम इस चैप्टर को आज शायद खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है, वो कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं कि आप ये तर्क विकसित करना सीखें, ठीक है? आपके पास तार्किक शक्ति होनी चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है। तो तार्किक शक्ति मैं आपके अंदर विकसित करना चाहता हूं। ये बात क्लियर हो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है? चलिए, ये बात एकदम सही है। हाँ भाई, अब जनसंख्या की गुणवत्ता जो है वो आप कैसे करोगे? साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा जो है, यानी कि आपके यहां भाई जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी स्वस्थ है, बेसिकली कि भैया जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। हमारे यहां जनसंख्या है तो बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी गुणवत्ता जो है वो गुणवत्ता आमतौर पर हम दो तरीकों से नापते हैं। एक होती है शिक्षा कि भाई कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और दूसरा होता है स्वास्थ्य
कि कितने लोग जो हैं वो स्वास्थ्य इंडिकेटर में अच्छा कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं। ठीक है, ये दो तरीके हैं, इनसे ही हम आमतौर पे जनसंख्या की गुणवत्ता का मापन करते हैं, और तो कोई तरीका हमारे पास होता नहीं। देखो शिक्षा, यार मतलब बताने की जरूरत है क्या भाई, शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है भाई, ये तो आपको सबको पता ही है। समाज के विकास में शिक्षा का योगदान है बहुत बड़ा। यह जो है सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच और धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। लड़कियों पर ज्यादा जोर दिया गया है, नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल बनाए गए हैं वगैरह वगैरह। तो सरकार चाहती है कि हर कोई पढ़े, लड़कियां भी पढ़ें, पढ़ाई में कोई फर्क ना रह जाए, ऐसा ना हो जाए कि लड़कियों को पढ़ने का अवसर ना मिले। तो सरकार इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। ये कोशिशें एनसीईआरटी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी एग्जाम देंगे तब आपको ये आंकड़े जो है, आंकड़े छोड़ दीजिए पूरी तरह से, क्योंकि यार ये आंकड़े पुराने हैं सब, कोई लॉजिक नहीं है इनका। आप जब आप एग्जाम देंगे तब के आंकड़े देखिएगा, बस आप थोड़ा सा वृद्धि का पैटर्न समझ सकते हैं, बाकी आंकड़ों को याद करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो भाई ये आंकड़े छोड़ देते हैं पूरी तरह से, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये बात एकदम क्लियर है। अब हमारे यहां शिक्षा बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आजादी के समय हमारे यहां साक्षरता बहुत ही कम थी। तो अब जैसे देख सकते हैं, आजादी के समय 1951 में हमारे यहां साक्षरता जो थी वो 18% थी। तो यार किस तरह का देश हमारा था आजादी के समय, हम देख सकते हैं कि आजादी के समय साक्षरता हमारे यहां 18% थी, जो कि 2018 में बढ़ के 85% हो गई। इसको लिख देते हैं ताकि ये याद रहे। जब हम 1951 की बात इन्होंने करी है, 1951 में साक्षरता जो थी वो कितनी थी, 18% थी, और 2018 में साक्षरता जो थी वो 85% थी। ठीक है जी, तो साक्षरता में एक मेजर परिवर्तन आया, साक्षरता में एक खास आप बदलाव देख सकते हैं सीधा सीधा। तो भाई आप 18% और 85% सोच के देखिए, मतलब 1951 में हमारे देश की क्या दशा थी यार, कि 100 में से 82 लोग जो थे वो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। मतलब हर 5 में से एक ही आदमी शायद ऐसा था जो लिख पढ़ सकता था, बाकी कोई व्यक्ति लिख पढ़ भी नहीं सकता था। तो उसमें से अब हम ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि हर 5 में से मतलब 4 लोग अब लिख पढ़ सकते हैं, 4 लोग से भी थोड़े ज्यादा लिख पढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आ गए हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। साक्षरता के क्षेत्र में भारत में भारी विकास हुआ है, सरकार का भी बहुत योगदान रहा है उसमें। हमेशा सरकारों ने हर जगह स्कूल बनाने की कोशिश करी है, अलग अलग तरह के शिक्षा को फ्री करने की कोशिश करी है, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए बहुत तरह के अभियान चलाए हैं। इन अभियानों का परिणाम भी हमको देखने को मिलता है कि यार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि हमको आमतौर पे होती हुई नजर आती है। लेकिन इसमें एक फर्क भी हमको देखने को मिलता है कि जैसे महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर 16% अधिक है, कि हमारे यहां साक्षरता बढ़ी तो है, लेकिन क्या उसका वितरण बराबर रहा है? क्या ऐसा हुआ है कि यार उसका वितरण जो है वो महिलाएं पुरुष सब में बराबर है? ऐसा नहीं है। पुरुषों में साक्षरता जो है, ये कुछ चीजें हैं, यहां हालांकि नया आंकड़ा आप इसको याद कर लीजिएगा, तब भी पुरुषों की साक्षरता जो है वो महिलाओं से कितनी ज्यादा है, 16% ज्यादा है। महिलाओं की साक्षरता से 16% ज्यादा पुरुषों में साक्षरता है। तो यानी कि काफी फर्क है महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता में, जो कि एक दुखद बात है। यह दिखाता है कि समाज में अभी भी क्या है, साक्षरता पर जोर जो है वो पुरुषों की ज्यादा है, शिक्षा पर जोर जो है, शिक्षा की पहुंच जो है, इतनी सारी सरकारी योजनाओं के बावजूद शिक्षा पर जोर जो है वो पुरुषों पर ज्यादा है, महिलाओं पर उतना जोर नहीं है। यह बात एकदम स्पष्ट है। इसके अलावा क्षेत्रीय फर्क आपको देखने को मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं, केरल में कुछ 2011 में कुछ जिलों में 94% साक्षरता है, बिहार में 62% है। तो भाई दोनों भारत के राज्य हैं, लेकिन कहीं पर 95-94% पहुंच गई है, कहीं पे 62% पे अटकी हुई है। तो साक्षरता में एक इस प्रकार का फर्क भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ भी देते हैं, यह बात भी सही है। तो उसके लिए सरकार ने बहुत तरह की योजनाएं चलाई हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है। आप देख सकते हैं क्या अभियान चलाए गए हैं। एक तो आपका सर्व शिक्षा अभियान है, इसमें नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं कि भाई सर्व शिक्षा अभियान का क्या मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो सार्वभौमिक हो जाए, ये एकदम क्लियर है। इसका क्या मतलब हुआ, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन जो है देश में
वो क्या हो जाए, वो हो जाए सार्वभौमिक, कि एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको प्राथमिक शिक्षा ना मिले। प्राथमिक शिक्षा तो 100% होनी चाहिए, 99% भी अच्छी नहीं है, यह बात एकदम क्लियर है। उसके लिए आपको पता है शिक्षा का मूल अधिकार भी दिया गया। भारत में जो है संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के तौर पे शामिल किया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया। सेतु पाठ्यक्रम शुरू किए गए। सेतु पाठ्यक्रम क्या है कि भाई जिन लोगों ने स्कूल छोड़ दिया कभी किसी स्तर पे कहीं पर, उन लोगों को दोबारा से शिक्षा अगर प्राप्त करने की इच्छा हो तो वो सेतु पाठ्यक्रम के माध्यम से दोबारा पढ़ सकते हैं। भाई दोबारा शिक्षा भी तो पा सकते हो। चलो आपके भाई घर में परिस्थितियां ऐसी हो गई कि आपको एजुकेशन छोड़नी पड़ी, तो यार मतलब आप ऐसा कर सकते हो, उसके बाद भी जो है आप दोबारा शिक्षा से जुड़ सकते हो। बहुत अच्छा एक एग्जांपल मेरे को याद आया। एक मेरा स्टूडेंट था बहुत साल पहले, जब मैं एकदम यूपीएससी के लिए पढ़ाना शुरू कर रहा था, तो एक विद्यार्थी था, उसको मैंने मेंस और इंटरव्यू तो उसके सारे मॉक मैंने ही कराए थे। बड़ी इंस्पायरिंग कहानी थी यार, मैं नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि कंसेंट नहीं लिया मैंने उसका, लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी थी कि वो व्यक्ति जो था वो एक गांव से था, हरियाणा के एक गांव का लड़का था। और एक भाई उसका क्या था कि भाई वो परिवार, किसान परिवार का लड़का था, घर में खेती होती थी। अचानक से क्या हुआ, घर में कोई आर्थिक संकट आ गया, पिता बीमार हो गए, कुछ हो गए। वो लड़का ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन कर लिया था उसने, यूपीएससी की तैयारी की सोच रहा था। आप विश्वास करेंगे इस बात को, सब छोड़ छाड़ के अपने गांव चला गया। 3 साल बेटा, 3 साल उसने कुछ नहीं पढ़ा, किताब को हाथ नहीं लगाया, केवल खेती करी। जैसा एक प्रॉपर किसान रहता है ना अपने जीवन में, बताता था कि हम तो पूरी तरह से किसान थे। मतलब उसके घर परिवार से भी मैं मिला, वो पूरी तरह से किसान बन गया था कि कोई एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके भाई वगैरह काम करने लगे, आर्थिक दबाव कम हो गया जीवन में, तब वो दोबारा लौटकर दिल्ली आया और उसने फिर थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई शुरू करी, यूपीएससी की तैयारी इत्यादि शुरू करी। और उसके बाद बेटा वो भारतीय राजस्व सेवा का अफसर बना। तो मतलब ये आप देख सकते हैं भाई, लोग पढ़ाई छोड़ने के बाद भी कई बार अद्भुत काम कर दिखाते हैं। तो वो यहां पर किया गया। मिड डे मील योजना करी गई है, एक बच्चों को दोपहर के भोजन की योजना शुरू की गई है। मिड डे मील योजना क्या है कि भाई बच्चों को जो है, बच्चे जो है अच्छे पोषण के लिए ही जो है स्कूल आ जाएं, और साथ के साथ बच्चे जो है साथ में ये भी कर सकते हैं, अच्छे पोषण के लिए आएं तो वो पढ़ें भी और उनको पोषण भी मिलता रहे। तो इस चीज के लिए मिड डे मील योजना इत्यादि की भी शुरुआत सरकार ने करी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है स्कूलों में पहुंचे और स्कूल के अंदर शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, चलिए आज शिक्षा ही कर पाए, एक क्लास और लगेगी अब इसको खत्म करने में, क्योंकि नैरेटिव बिल्ड करना, समझाना ज्यादा आवश्यक है, पढ़ तो हम लेंगे ही। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई 15 अगस्त तक सेल लगी है हमारे P2I बैच पर, हमारे प्रतिज्ञा 2.0 बैच पर 23,999 में आपको मिल जाएगा। अभी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस है ये। अगर आप AJ लाइव कोड लगाते हैं, ये तब लीजिएगा अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, और अगर आप 25 में नहीं देने वाले और आप 26 या 27 में देने वाले हैं, तो ये बैच है आपके लिए जो शुरू हो चुका है। इससे आप AJ लाइव कोड लगा के 30,000 में जुड़ सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए, अभी सेल लगी है, 30,000 का आपको मिल जाएगा। आपको इसमें 1 साल हम बेसिक पढ़ाएंगे और अगले साल से जो है पूरी तरह से हार्डकोर यूपीएससी की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो जो भी बैच आपको सूटेबल लगे इनमें से, उससे तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान करने की कोशिश कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।